बिल्कुल। तो आज हम लोग लेक्चर को अपने कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोगों ने देख लिया था कि सांख्य दर्शन के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए हैं, है ना। उसके अलावा अब हमें देखना है कि सांख्य फिलॉसफी में जो दो मूल तत्व थे कौन से, वो प्रकृति प्रकृति और पुरुष, इनके बारे में अब हमें डिटेल में देखना है। चलिए हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति और पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर ऑफ पुरुष क्या है। नेचर ऑफ पुरुष क्या है। ओके, नेचर देखते हैं। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं उसको। पुरुष इज द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ और प्योर कॉन्शियसनेस। ये क्या है? पुरुष कैसा है? पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस है। ओके, और आत्म तत्व है, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है, सॉरी, या ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है। और दूसरा वर्ड क्या है अपन का? ये प्योर कॉन्शियस है, पूर्ण रूप से चैतन्यवत है ना। ये अब्सोल्यूट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, इम्पेरिसेबल है, above all any experience by mind or senses, and beyond any word of explanation. It is basis of all knowledge and is the supreme knower. कैसा है ये? सुप्रीम नोवर है। ओके, अब देखते हैं अपन की सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो पुरुष है ना, द पुरुष इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस एंड हेंस बियॉन्ड ऑफ द लिमिट्स ऑफ प्रकृति। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पुरुष का नेचर है क्या? प्योर कॉन्शियसनेस होना। ओके, तो चलिए अब इसे अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ओके, तो पुरुष कैसा है? अब अगर हम ये बोलें कि क्या पुरुष की क्वालिटी है, क्या पुरुष की क्वालिटी है कॉन्शियस होना? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओके, पुरुष बाय नेचर ऐसा है, बाय नेचर ऐसा है। ओके, ये इसका स्वभाव है, ये इसका स्वभाव है। ओके, ये कैसा है? ये विषयी है, ये जानने वाला है, ये ज्ञाता है। ये अपन यहाँ पे पढ़ा ना, ये कैसा है? सुप्रीम नोवर है। ओके, अब अपन इसको आगे देखते हैं। ये परम आत्म तत्व है। ये आपने सबसे पहली लाइन पढ़ी थी क्या? ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। अगर इसको अपन को हिंदी में लिखना हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? परम आत्म तत्व। ओके, तो ये कैसा है? ये परम आत्म तत्व है, ये प्योर कॉन्शियस है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ओके, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। और यहाँ अब ये देखते हैं अपन ने कि सांख्य दर्शन ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं जिसके स्टैब्लिशमेंट के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ पुरुषा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है कि एज प्रकृति इज अनकॉन्शियस। प्रकृति कैसी है? अनकॉन्शियस है, वो जड़ रूप में है ना। प्रकृति क्या है? मैटर है। अच्छा, प्रकृति से आप क्या मतलब समझते हैं? अगर अपन प्रा और कृति को अलग कर दे, कृति मीन्स क्रिएशन और प्रा बिफोर क्रिएशन, बिफोर क्रिएशन। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, जो सांख्य दर्शन में प्रकृति का मतलब है वो क्या है? बिफोर क्रिएशन है। ओके, बिफोर क्रिएशन मतलब क्रिएट होने से पहले, वर्ड की जो
स्थिति थी वो कैसी है, वो प्रकृति की स्थिति है। ओके, वो मैटर फॉर्म में है अभी, या फिर अपन हिंदी में उसे जड़ भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति क्या है, अनकॉन्सियस है। इट कांट इंजॉय इट्स क्रिएशन, वो अपनी क्रिएशन को इंजॉय नहीं कर सकती है। तो ये क्या करती है, ये इवॉल्व होती है इटसेल्फ एज अ भोग्य। ओके, इन ऑर्डर टू सर्व, इन ऑर्डर टू सर्व द पुरुषास इंड। ये कौन है, पुरुषास इंड क्या है, भोक्ता के रूप में है। ओके, यहाँ पे प्रकृति को दो प्रकार से देखा गया है, प्रकृति और पुरुष को दो प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। प्रकृति क्या है, भोग्य रूप में है, और पुरुष कैसा है, भोक्ता रूप में है ना। अब यहाँ पे आ, एक गजल है उर्दू की, गजल बोलो या एक मुशायरा है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इश्क का जौखे नजारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का जौके नजारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। ओके, तो प्रकृति कैसी है, प्रकृति तो अनकॉन्शियस है, बट ये कैसा है, इसमें मोशन है, इसमें क्रिएशन है, ये सब कुछ क्रिएट करने वाली है, पूरा वर्ड क्रिएट करने वाली है। लेकिन चूंकि ये जड़ है, मेटल है ना, इसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, तो ये क्या करेगी, ये इंजॉय नहीं कर पाएगी अपनी क्रिएशन को। ओके, तो ये किसके अराउंड घूमती है, किसको सर्व करती है, अपनी क्रिएशन को पुरुष को सर्व करती है। दैट इज कॉल्ड भोक्ता एंड। ओके, नेक्स्ट है अपन का कि द पुरुष इज द विटनेस ऑफ थ्री गुणास। पुरुष क्या है, विटनेस है, किसके, तीनों गुणों की। कौन सी तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण। ओके, विच कंपोज ऑल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जो कि क्या कर रहा है, यूनिवर्स के सभी सब्सटेंस को कंपोज कर रहा है। इटसेल्फ एंड इटसेल्फ इज बियॉन्ड फ्रॉम दीज गुनास, और खुद को इन गुनास से अलग रखे हुए है, वो इन गुनास में नहीं इन्वॉल्व होता है। ओके, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं कि पुरुष इज द सोल अथॉरिटी, पुरुष इज द सोल अथॉरिटी ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, जितनी भी हमारी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है उसकी सोल अथॉरिटी है पुरुष। बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस, हमारे एक्सपीरियंस और एनालिसिस से बियॉन्ड, देयर कैन बी नो एक्सपीरियंस विदाउट इट। ओके, पर इसके बिना कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो सांख्य फिलोसफी बिलीव देयर आर प्लुरलिटीज ऑफ पुरुषा एंड ऑल दीज पुरुषास आर आइडेंटिकल in their essence and they are embedded with consciousness, और ये क्या करते हैं, ये consciousness से embedded होते हैं। Hence consciousness is found in all the selves. This view is similar to Jainism and Mimamsa because they believe in plurality of selves. Okay, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रकृति देखते हैं। ओके, नेचर ऑफ प्रकृति जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले तो प्रकृति इज द फर्स्ट अल्टीमेट cause of the universe of everything, ये सभी चीजों का पहला और अल्टीमेट कॉज है, एक्सेप्ट पुरुषास, पुरुष के अलावा, पुरुष के अलावा जो कुछ भी है यूनिवर्स में, उन सभी चीजों का पहला और अल्टीमेट कॉज है क्या, प्रकृति। ओके, इट इज ऑल्सो इटर्नल, इट इज ऑल्सो इटर्नल बट अनकॉन्सियस एंड एक्टिव, ये इटर्नल तो है पर अनकॉन्सियस है। ओके, इसे कॉन्सियस होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी, और ये एक्टिव भी है, इसके अंदर क्या है, मोशन है, मूवमेंट है ना। ऑल इफेक्ट ऑफ द यूनिवर्स आर बेस्ड अपॉन इट, यूनिवर्स के अंदर जितने भी इफेक्ट्स हो रहे हैं वो सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड है। बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स प्रकृति इटसेल्फ इज अनकॉज्ड, ये चूंकि पहला कॉज है, पहला एलिमेंट है यूनिवर्स का, प्रकृति खुद, प्रकृति का खुद कोई कारण नहीं है, ये इटर्नल है। ऑल
परवेडिंग है, ठीक है। हेंस कॉल्ड, इसको प्रधान बोला जाता है, इसलिए प्रकृति को क्या बोला जाता है, प्रधान बोला जाता है। ओके, इट इज कॉल्ड प्रधान। ओके, इट कांट बी परसीव्ड, इसे परसीव नहीं किया जा सकता, बट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम इट्स इफेक्ट, पर हम लोग इसे इन्फर कर सकते हैं इसके इफेक्ट के द्वारा। दस नोन एज अनुमा, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अनुमा बोला जाता है। क्योंकि हम इसे डायरेक्ट तो नहीं परसीव कर सकते हैं, पर इसे इन्फर कर सकते हैं, है ना, किसके द्वारा, इसके इफेक्ट के द्वारा। जो चीजें हो रही हैं उसके द्वारा हम इसका अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे अनुमा भी कहा जाता है। इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सियस एलिमेंट इट इज कॉल्ड जड़। ओके, and in form of unmanifested object it is called as अव्यक्ता। ओके, जब तक ये अनमेनिफेस्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहती है तब तक इसे क्या बोला जाता है, अव्यक्त बोला जाता है। ये अव्यक्त, ये ऑब्जेक्ट आर द इफेक्ट ऑफ प्रकृति, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं, वो प्रकृति के इफेक्ट है। दीज आर इंडिपेंडेंट, ये सॉरी दीज आर डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, मैनी है, नॉन इटर्नल है, क्योंकि दे आर क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, दे आर, ये नॉन इटर्नल है, बहुत सारे हैं, रिलेटिव है, डिपेंडेंट है, ये कैसे हैं, ये क्रिएट किए जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। ओके, सांख्य हैज गिवन फॉलोइंग आर्गुमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति, प्रकृति को एस्टैब्लिश करने के लिए सांख्य ये कुछ आर्गुमेंट्स देता है। पहला क्या है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू constitute the universe, therefore the existence of all object must have a cause. This is so because they themselves can't be cause of their creation, which is प्रकृति। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाँ, हम देख रहे थे कि आर्गुमेंट जो सांख्य ने दिए हैं किसके लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति के लिए। अच्छा, जो ओरिजिनल उन्होंने बताया है ना, चलिए एक बार हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना, इसको डिस्कस करने से पहले। ऑफ कोर्स ये जो है तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट इसके पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो वो क्या है, पहला है भेदा नाम परिमाणात, भेदा नाम परिमाणात। ओके, दूसरा है अपन का समन्वयात, समन्वयात, समन्वयात शक्तितः प्रवृत्तिच, शक्तितः प्रवृत्तिश्च। ओके, कार्य कारण विभागात, कार्य कारण विभागात, एंड लास्ट वन इज अविभागात, या अविभागात वैश्य व रूपस्य, रूपस्य। ओके,
ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला क्या है, भेदा नाम परिमाणार्थ। ओके, इसका मतलब क्या है कि जितने भी, देखो जितने भी हमारे जगत में पदार्थ हैं, है ना, हमारे जगत के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो कैसे हैं, वो सीमित है, वो लिमिटेड है, परिमित है, परतंत्र है, इनडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट है। ये ऑलरेडी देयर हैज रिटन कि दीज आर डिपेंडेंट है, रिलेटिव है, बहुत सारे हैं, नॉन इटर्नल है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या हुए हैं, ये क्रिएट किए गए हैं। अच्छा, तो जगत, अगर जगत इन सारे इन सारी चीजों से बना हुआ है, तो पक्का है इसका जो कारण है, जो इसका कारण है, वो ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, इसके जस्ट अपोजिट हो। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट हो, वो किसी से रिलेटिव ना हो, वो वो नित्य हो, है ना, वो कभी भी मतलब डिस्ट्रॉय ना होने वाला हो, है ना। तो वो कैसा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है। वो क्या है, वो प्रकृति है। ऑब्जेक्ट आर इफेक्ट ऑफ प्रकृति है, प्रकृति के इफेक्ट से बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या था अपन का, समन्वयात है। समन्वयात में क्या है, सॉरी ये यहाँ पे था ना, हाँ, देखो, द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूट द यूनिवर्स, therefore the existence of all object must have a cause. This is so because they themselves can't be the cause. वो खुद से खुद के cause नहीं हो सकते हैं। Cause of their creation, वो अपने creation के खुद कारण नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या है, वो प्रकृति है, ठीक है ना। तो भेदा नाम परिमाणात हो गया। दूसरा क्या है, समन्वयात। समन्वयात में क्या चीजें आएंगी कि जितने भी इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ कैसे हैं, सुख दुख मोहात्मक है। मतलब देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सब कॉमन क्वालिटीज कौन कौन से हैं, प्लेजर, पेन और इनडिफरेंस आर फाउंड। ओके, इस तरीके की जो क्वालिटीज हैं, वो किसमें मिल रही हैं, हमारे ऑब्जेक्ट में मिल रही हैं। ओके, तो तो हाँ, ये रहा, देयर फोर देयर शुड बी अ कॉमन कॉज। जब इस तरीके की कॉमन क्वालिटीज हैं सारे ऑब्जेक्ट में, पक्का उसमें कोई ना कोई कॉमन कॉज भी होना चाहिए, विच पोसेस विच possesses these three qualities, जो कि इन तीनों क्वालिटीज को क्या करे, पोसेस्ड करे, विच इज प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के अंदर ये तीनों ही क्वालिटीज हैं। अभी हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, सत्व, सत्व, रजस और तमस। ओके, ये तीनों क्वालिटीज हैं जो क्या देती हैं, सत्व आपको प्लेजर देता है, रजस पेन देता है, और तमस क्या देता है, इंडिफरेंसेस देता है। ओके, नेक्स्ट क्या है अपन का, शक्तिता प्रवृत्तिश्च, ये देयर हैज या देयर हैज रिटन। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि समस्त कार्य कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। जितने भी इफेक्ट हैं, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ कि जितने भी इफेक्ट हैं, वो कारण की शक्ति से पैदा होते हैं, मतलब कॉज की शक्ति से पैदा होते हैं। ओके, तो जितनी भी शक्तिमती प्रकृति है, वह मूल कारण है, क्योंकि जो मोशन है या जो पावर है, वो किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के पास है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कार्य कारण विभागात। कार्य कारण विभागात। ओके, तो इसमें क्या है कि जो व्यक्त अवस्था में कार्य का कारण से विभाग या भेद अनुभव सिद्ध है। ओके, या देखिए, ये चीज तो यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आई थिंक कि दीज टू आर नॉट मेंशन। ओके, तो ये हम लोग देख लेते हैं। और ये सक्रियता प्रवेशित का क्या मतलब है कि जितने भी इफेक्ट है, जितने भी इफेक्ट है, अराइज आउट ऑफ द कॉज, वो किसी न किसी कारण से ही अराइज हुए हैं, इन विच दे आर प्रेजेंट इन एन अनमेनिफेस्ट फॉर्म, दीज कॉज आर नथिंग बट ड्यू टू प्रकृति। ओके, ये सत्कार्यवाद अपन ने ऑलरेडी देख रखा है, ये वही चीज है। ओके, हाँ, तो अब अपन देख रहे थे कार्य कारण विभागात। कार्य कारण विभागात में क्या है कि
जितने भी व्यक्त अवस्था में कार्य हैं, जितने भी मैनिफेस्टेड इफेक्ट हैं, है ना, जो मैनिफेस्ट हो चुके हैं, वो मैनिफेस्ट जितने भी इफेक्ट हैं वो क्या हो चुके हैं, हमें इन्फर हो चुके हैं, हमें अनुभव सिद्ध हो चुके हैं। तो ये जो विभाग है ये सिद्ध करता है कि अव्यक्त कारण से ही समस्त व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जितने भी मैनिफेस्ट इफेक्ट हैं, मैनिफेस्ट इफेक्ट हैं, वो किससे किससे आ रहे हैं, वो अनमैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्ट कॉज से ही उत्पन्न होते हैं। और वो अनमैनिफेस्ट कॉज क्या है, वो प्रकृति है। वो क्या है, प्रकृति है। ओके। नेक्स्ट है अपन का अविभागात वैश्य रूपस्य। ओके, अविभागात वैश्य रूपस्य। इस पे क्या होगा कि अव्यक्त अवस्था में समस्त कार्य बीज रूप में अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। ओके, जब जब वो मैनिफेस्ट इफेक्ट नहीं, मतलब नहीं होते हैं, तब तक वो क्या होते हैं, अनमैनिफेस्ट के रूप में अपने ही कॉज में विलीन हो जाते हैं। ओके, तो अव्यक्त अवस्था में कार्य और कारण में अविभाग या अभेद है। तो जब तक वो अव्यक्त है, जब तक वो कैसा है, अव्यक्त है, तब तक कार्य और कारण के बीच देखो, जब तक क्या कार्य अव्यक्त है, अव्यक्त है, तब तक कार्य और कारण के बीच अभेद संबंध है। ओके, कैसा संबंध है, अभेद संबंध है। ठीक है। और जैसे ही और जब हमारे विश्व का प्रलय होगा, जब हमारा विश्व समाप्त होगा, तो ये दोबारा जितने भी कार्य हैं, ये सभी कारण में विलीन हो जाने वाले हैं। ओके, तो जगत के समस्त पदार्थ में स्वरूपगत एकता है ना, कैसी एकता है इनके मध्य, इनके मध्य स्वरूपगत एकता है। ठीक है, ये वैश्य रूपस्य हैं, इनके बीच ये वैश्य रूपस्य ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ये वैश्य रूपस्य है। और ये कैसे हैं, सामंजस्य है इनके मध्य, किसके मध्य, कार्य और कारण के मध्य सामंजस्य है। तो इस एकता का मूल कारण, ये जो एकता की बात हो रही है, इस एकता का मूल कारण क्या है, वो प्रकृति है। वो क्या है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति का नेचर कुछ इस प्रकार से है। ओके, अब अपन आगे देखेंगे कि प्रकृति के 3 गुण की बात की गई है। ओके, हमने अभी देखा वो कौन कौन से थे, सत्य है, रजस है और तमस है। ओके, सत्य क्या करता है, सत्य सुख देता है। रजस कैसा है, रजस एक्टिव है। तमस क्या है, निगेटिव है, डार्कनेस है, अंधेरा है। इसको बोला जाता है, ये वाइट इन कलर होता है, या वाइट इन कलर होता है। ये कैसा होता है, ये रेड इन कलर होता है, और ये ब्लैक इन कलर होता है। ओके, ये सुख प्रदान करने वाला है, ये एक्टिव है, एक तरीके से बोलो दुख प्रदान करने वाला है ना। वो ये सुख देता है, ये दुख देता है, और ये अंधेरा देता है। ये आपके लाइफ में डार्कनेस फैलाने वाला है। तो प्रकृति किस स्टेट में है, अभी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम, सॉरी, प्रकृति इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दीज 3 गुणास। इन तीनों गुणास के साथ अभी इक्विलिब्रियम में है। वो कौन सा है, सत्य है, रजस है और तमस है। ये जब कॉन्ट्राडिक्ट एज वेल एज कोऑपरेट अमंग ईच अदर, ये जिस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट है, उसी तरीके से एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ईच अदर टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। ओके, किसी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। नन ऑफ देम एग्जिस्ट अलोन, इसमें से कोई भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
इन तीनों गुणों में कोई भी, तीनों में कोई भी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अलोन एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस के लिए ये तीनों आपस में क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ओके, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन के कैसे रहे, ये तीन गुण रहे। अच्छा, इन तीनों गुणों को इस तरीके से समझते हैं कि एक कवि है, आपको बुक में भी मिल जाएगा, है ना, रसलीन उनका नाम था, रसलीन। इन्होंने इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एक दोहे दोहे में उन्होंने एक प्रेमिका के नैनों के माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया है, प्रेयसी के नैनों से इसको क्या किया है, एक्सप्लेन किया, कंपेयर किया है। तो वो लाइंस कुछ इस तरीके से हैं कि अमी हलाहल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। ओके, जेहि चितवत एक बार। तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि मैं, जो प्रेयसी के नयन है वो कैसे हैं, अमी से उनका मतलब है अमृत से, हलाहल से उनका मतलब है, हलाहल से उनका मतलब है विष से, और मध्य से उनका मतलब है मदिरा से, है ना। इन सभी से भरे हुए उसके नयन है, और श्वेत श्याम रत्नार, ओके, जिसे वो एक बार देख लेता है। बोल रहा है कि जब प्रेमी ऐसे नैनों को एक बार देख लेता है तो वो व्यक्ति मिलन की आशा में जीता है। कैसे, निराशा में, निराशा में मर, देखो, मिलन की आशा में जीता है, निराशा में मरता है, और विरह वेदना में झुक झुक तड़फता है। ओके, देखो ये लिखा है नेक्स्ट एंड में क्या था कि जियत मरत झुकी झुकी परत, है ना, जीता है मिलन की आशा में, निराशा में मरता है, विरह वेदना में तड़पता है। ओके, जे ही चितवत एक बार, जो एक बार उसको देख लेता है ना। तो यहाँ पे श्वेत क्या है, श्वेत अपन का सत्व गुण है, श्याम क्या है, जो कि अमृत में है, सुखद है, जीवन दाता है। ओके, श्वेत, श्वेत कैसा है, ये अमृत है, जीवन दाता है, सुखद है। ओके, रजोगुण कैसा है, वो लाल है, रत्नार। ओके, जो कि मदिरा के समान है, मदिरा के समान, ये रत्नार मदिरा के समान है ना, जो प्रेम मद में तड़पता है। तमोगुण कैसा है, तमोगुण श्याम वर्ण में है, ये तम है, ये रज गुण का बात था, ये श्वेत अपन का क्या है, सतगुण है, और श्याम रत्नार। ओके, रजगुण हो गया, और श्याम कैसा है, श्याम ये प्रेम, तमोगुण श्याम वर्ण है, विष के समान है, जो मोह मूर्छा और मरण का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है, मोह मूर्छा और मरण का प्रतीक है। ओके, तो ये अपन ने डिटेल में देख लिया है, और ये चलता रहेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसके, इन तीनों के परिणाम भी कुछ है ना। जैसे यहाँ पे देखा ना कि क्या लिखा हुआ है कि दे कोऑपरेट। ओके, दे कोऑपरेट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करना होता है तो वो क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप भी कुछ चीजें होंगी, है ना। इसका परिणाम क्या है, दो प्रकार के परिणाम की बात हुई है, एक स्वरूप परिणाम है, एक विरूप परिणाम है। ओके, तो हाँ देखो, जब ये गुण जो है तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तब ये प्रकृति स्टेट में रहते हैं। जब इवोल्यूशन होता है
इवोल्यूशन ऑफ वर्डली सब्जेक्ट, जब इस जगत के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की इवोल्यूशन होता है, तो डज नॉट टेक प्लेस एट द इज दिस स्टेट, ठीक है ना, तब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। तो दे गुनाज, these gunas are said to be ever changing और transforming, ओके okay? तो ये गुण क्या होते हैं, ये चेंज होना चालू होते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चालू होते हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। कैन नॉट रिमेन स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं रह सकते हैं, इवन फॉर अ मोमेंट, एक सेकेंड के लिए भी ये स्टैटिक नहीं हो सकते हैं। तो ये चेंज कितने, दो दो प्रकार के चेंज है, कौन कौन से, एक स्वरूप है, दूसरा विरूप है। स्वरूप होमोजेनियस, मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि गुणास कैन नाइदर क्रिएट नॉर प्रोड्यूस एनीथिंग, गुण ना तो क्रिएट करता है ना तो प्रोड्यूस करता है। इसमें सत्व सत्व में ही चेंज होता है, रजस रजस में चेंज होता है, और तमस तमस में चेंज होता है। दिस इज, इसे अपन इस तरीके से समझें कि मान लो कि ये तीन हमारे गुण हैं, ओके, तो ये इसी में चेंज हो जाए, सत सत में चेंज हो गया, रज रज में चेंज हो गया, और तम तम में चेंज हो गया। तो यहाँ पे ना तो ये कुछ क्रिएट करेगा, ना ही ये कुछ प्रोड्यूस करेगा, ओके। ये क्या है, मान लो कि ये सत है, ये तम है, और ये रज है, ओके, ये तीन गुण है। अब देखो जब विरूप होगा, तो विरूप में क्या होता है कि सत सत रज में होगा, अच्छा एक मिनट दूसरा पहले लेते हैं, हाँ, सत क्या होगा, रज में ट्रांसफॉर्म होगा, रज तम में ट्रांसफॉर्म होगा, तम सत में ट्रांसफॉर्म होगा। दे आर, नाउ दे आर प्रोड्यूस, नाउ दे आर क्रिएट। अब क्रिएशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, जब ये क्या होते हैं, विरूप परिणाम में जाते हैं, ओके। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इन दिस स्टेट द गुणास आर स्टेट ऑफ कांस्टेंट फ्लक्स एंड ईच ट्राइज टू डोमिनेट द अदर। It is the flux of gunas that result in the formation of various objects. So it is the starting point of the word evolution. तो ये क्या है, ये word evolution का starting point है, okay? Starting point of word evolution. अब यहाँ से जगत का विकास प्रारंभ होगा, ओके, जगत का विकास प्रारंभ होगा। So that's it for today. Thank you guys for watching. Please like, share, subscribe, and yeah, press the bell icon for next notification. Thank you. Thank you so much, guys. Have a good day.